हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मींस यूपी टेट का पेपर जो आपका 2016 में हुआ था उसके पर्यावरण एवं अध्ययन के आज इस क्लास में सिर्फ हम 15 प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग जो 15 प्रश्न है उसको देखेंगे। तो यदि आप भी इस बार यूपी टीईटी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं जिसकी परीक्षा आपकी 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है, तो इस टेस्ट को दीजिए और देखिए कि 2016 पेपर में जो है ईवीएस के पर्यावरण के अध्ययन के 15 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको ईवीएस के 2011 का पेपर, 2013 पेपर और 2014 पेपर का जो पीवाईक्यू है हमने करा दिया है और आज इस क्लास में हम 2016 पेपर के जो है पीवाईक्यू जो है प्रश्नों को देखेंगे। तो विदाउट डिले जो है ये हमारी क्लास 5 है आज इस क्लास की। इससे पहले हम आपको 4 क्लास करा दिए हैं जिसमें हम आपको 2011, 13 और 14 के जो प्रश्न है पूछे गए हैं उसको हमने कराया। अगर अभी तक आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जाकर के देखिए और अपना टेस्ट जरूर दीजिए और अपना असेसमेंट करिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है क्लास पे चलते हैं और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी प्रश्नों का आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। प्रश्न हमारे साथ पढ़ने हैं। प्रश्न हमारा क्या है? पहला कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। पहला ऑप्शन है यह विधि मितव्ययी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। और चौथा है उपयुक्त सभी। आप लोग बताइएगा ये जो प्रश्न पूछा गया है प्रेक्षण विधि के बारे में पूछा गया है, जो प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं इसके बारे में। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर जो परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं वो अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। आइए कुछ जान लेते हैं प्रेक्षण विधि के बारे में। प्रेक्षण विधि होती क्या है? जब कोई बालक किसी वस्तु को, किसी घटना को या किसी परिस्थिति को देख करके जो जानकारी एकत्रित करता है उसी को कहा जाता है प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि में देख करके किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी परिस्थिति को जब आप देखते हैं तो उससे जो जानकारी आप हासिल करते हैं तो उसे ही कहा जाता है प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण का ही मतलब ये होता है देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से, जो प्रेक्षण का है सूक्ष्मता से जब आप कोई चीज को देख रहे हैं अगर उसका अवलोकन माइन्यूटली नहीं करेंगे, नहीं करने पे जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो अधिक वैध नहीं होता है, ठीक है, और न ही विश्वसनीय होता है। इसीलिए जो है जब किसी वस्तु को, परिस्थिति या कोई घटना को व्यक्ति देखता है, बालक देखता है तो उसमें माइन्यूटली अवलोकन करना चाहिए, उससे ही वो व्यक्ति या वो बालक जो है अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। जब भी मेरे भाई आप इस क्लास को देख रहे हैं इस टेस्ट को पूरा कंप्लीट देख करके जाइए। 2016 का पेपर है जो यूपी टीईटी की एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्नों को हम आज करा रहे हैं। पूछा गया है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है इसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। जो प्रश्न का मेन वर्ड है इसको तो आपको समझना ही होगा। यहाँ पे पूछा गया है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। क्या परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय को इकोसिस्टम कहा जाता है? दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे किसी स्थान का अजीवीय घटक, या किसी स्थान के अजीवीय घटक को इकोसिस्टम कहा जाता है। या यहाँ पे आपका ऑप्शन है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, पृथ्वी और वायुमंडल का जो क्षेत्र है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर आपको अपने मन में सोच लेना है और देखना है क्या है प्रश्न आपको पहले से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीव समुदाय, जीव की जो कम्युनिटी है और उसका जो वातावरण है उसके बीच का जो संतुलन तंत्र है, जो बैलेंस है, उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। यानी आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम को जो है हिंदी में अगर देखा जाए तो ये अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिक
तंत्र, इसको हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है। ये इकोसिस्टम होता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? जीव समुदाय, जो जीव समुदाय होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, और उसका जो वातावरण, इन्वायरमेंट के बीच जो बैलेंस होता है, जो संतुलन होता है इनके बीच में, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। यानी जितने भी जीव है और वातावरण, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, ठीक है, संतुलन, वही आपका इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है इसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट डिले। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है, ये राइट आंसर क्या होगा। यहां पे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास में क्रम में दो पैरों पर चलने पर का सबसे बड़ा लाभ, देखे होंगे जो मानव प्राणी है ये दो पैरों पर चलता है, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है आपको बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कि शरीर को अच्छी प्रकार के आधार देना, दूसरा ऑप्शन है शरीर का भार कम होना, तीसरा ऑप्शन है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है अधिक तेज चाल। आप लोग बताइएगा जो मनुष्य होता है मानव विकास में, उसमें जो है दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, यही आपको बताना है। तो सबसे बड़ा लाभ हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो शरीर स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। यानी जो मनुष्य के जो हाथ हैं, ये सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये जो मनुष्य के दोनों हाथ है, ये जो है मस्तिष्क के आगे अनुसार क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा लाभ है मानव विकास के। देखिए मानव प्राणी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिर्फ जीवों में मानव प्राणी ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने दो पैरों पे चलता है, ठीक है, दो पैरों पे चलता है। इसका सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। यानी जो हाथ है ये मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार काम करते हैं, यही जो है सबसे बड़ा लाभ होता है मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट भाई, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये प्रश्न हम देख रहे हैं कि जितने भी सेट हमने कराए हैं सभी सेटों में रिपीट होता रहा है। अभी हम 2014 का सेट करा रहे तो ये प्रश्न आया था। हम आपको बता दें मेजरमेंट से एक प्रश्न आपका आना है, ठीक है, मेजरमेंट से आपका एक प्रश्न आएगा। प्रश्न पूछा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है फिजियोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है कार्डियोग्राफ, और चौथा ऑप्शन है बैरोग्राफ। आप लोग बताइएगा भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये जो सिस्मोग्राफ होता है इसमें एक यंत्र लगा रहता है, उस यंत्र एक यंत्र जिसका नाम क्या है, रेक्टर स्केल, रेक्टर स्केल, ठीक है। ये यंत्र लगा रहता है जिसके माध्यम से, जिसका प्रयोग करके जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ये जो कार्डियोग्राफ है, कार्डियोग्राफ में जो है आपकी बताए थे आप लोगों को हृदय की गति, हृदय की गति मापा जाता है। इसीलिए देखे होंगे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। हृदय की इसमें कार्डियोग्राफ में मेजरमेंट किया जाता है, किसका, हार्ट का, हृदय का। बैरोग्राफ में आपको बताए थे वायुमंडल का दाब, वायुमंडल का दाब या दबाव मापने के लिए जो है आपका बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बताइएगा फिजियोग्राफ क्या है, ठीक है। चलिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। आप लोग बताइएगा सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, या बुध है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर बुध हो जाएगा, ठीक है। तो जो सूर्य के पास जो ग्रहों का क्रम है, प्लेनेट का, सैटेलाइट का, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बुध है सूर्य के पास, उसके बाद शुक्र, बुध शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल,
ठीक है, ये जो 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये सूर्य के सबसे पास हैं, सन के सबसे पास हैं। ठीक है, ये सन के सबसे पास हैं, इसीलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनके बाद 4 ग्रह और हैं। ठीक है, इनके बाद जो है 4 प्लेनेट और हैं, उन प्लेनेट्स को हम यहां पे लिख दे रहे हैं। इसके बाद है ये आपके बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं आपके, हैं 4 ये, और ये 4 आपके वाह ग्रह हैं, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, ये 4 आपके हैं। तो पृथ्वी, अरे सॉरी, सूर्य के पास देखा जाए तो सबसे पास में आपका ये जो है बुध ग्रह है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे बुध हो जाएगा। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये गिर राष्ट्रीय पार्क है क्या, इसके लिए हम आपको बता दें, यह जो है आपका गिर राष्ट्रीय पार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह जो पार्क है, यह पार्क जो है आपका बब्बर शेर, बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेरों के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह जो है 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, ये जो आपका गिर राष्ट्रीय पार्क है, सबसे पहले तो ये आपका जो है गुजरात में है। दूसरी बात, यह जो है बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और यह 1424 वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला है। गिर राष्ट्रीय पार्क याद रखिएगा, अगर नहीं याद है मेरे भाई तो याद के लिए ग से गिर और ग से गुजरात। ठीक है, ग से क्या है गिर और ग से गुजरात, याद रहेगा। चलिए, ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई, पढ़ते हैं। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, पूछा गया है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है, ये गलत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा ऑप्शन है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है यह एक बाल केंद्रित विधि है, और जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। सही आंसर आपको बताना है, निरीक्षण विधि की विशेषता है। सही आंसर इसका आपका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ऐसा नहीं है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक जो होता है एक प्रशासक के रूप में नहीं होता है। ये इसकी विधि नहीं है, किसकी, निरीक्षण विधि की। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न हमारा है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान जो है विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, और ये सभी। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से थिंक कर लीजिए, राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, ये सभी गुण हैं। ठीक है, ये सभी गुण जो है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि के, ये सभी गुण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। चलिए, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न हमारा है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी परितंत्र में तत्वों का जो है चक्रण कहलाता है। पहला ऑप्शन है जीव भू रासायनिक चक्र, दूसरा ऑप्शन है भू वैज्ञानिक चक्र,
रासायनिक चक्र उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका जीव भू रासायनिक चक्र। ये जो जीव भू रासायनिक चक्र है, इसी को पोषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। और इसमें प्रत्येक जीव के लिए चार तत्व बहुत जरूरी होते हैं। तो चार तत्वों को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ये आपके चार तत्व हैं। ठीक है, ये चार तत्व जो है प्रत्येक जीव के लिए क्या है? जरूरी होते हैं। क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, तो ये पोषण कहलाता है। अगर पोषण ऑप्शन में नहीं दिया है तो जीव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टेस्ट का। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ये बहुत ही शानदार प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वनडे एग्जाम। कई वनडे एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट होता रहा है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सही आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा जी, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा जी, तीसरा ऑप्शन मदर टेरेसा जी और महात्मा गांधी जी। आप लोग बताइएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ठीक है, ये चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है कि पर्यावरण जो आंदोलन है, पर्यावरणविद भी रहे हैं। 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी की बात है, जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो ये पेड़ों को पकड़ करके चिपक जा रहे थे। ठीक है, पर्यावरण रक्षा आंदोलन की नेतृत्व इन्होंने ही किया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी, 1973 ईस्वी में। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। सही आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रोटीन हो जाएगी। चलिए, ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। पहला ऑप्शन है मूल शीर्ष में, दूसरा ऑप्शन है परागकणों में, तीसरा ऑप्शन है तनों में और चौथा ऑप्शन है परागकोश में। आप लोग बताइएगा, जो पौधे होते हैं उनमें जो ये अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ये कहाँ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका परागकोश में। कहाँ पे? परागकोश में। चलिए, दो तीन प्रश्न और बचे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप तो बता ही सकते हैं। राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा? प्रश्न हमारा है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जो जैविक समुदाय है, जीवों का जो कम्युनिटी है, समुदाय है, इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, कौन है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या ट्रेडिट्यूर? आप लोग सही आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा शाकाहारी। जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी होता है, जो पेड़ पौधों या उत्पादों पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, हिरण। ठीक है, और ये लोग क्या है? शाकाहारी हैं, जो पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं। इसके बाद जो आपका द्वितीय उपभोक्ता होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पे निर्भर रहता है, उनको खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और सर्वाहारी में आपके जो है तृतीयक उपभोक्ता में ये लोग आ जाते हैं। चलिए, टेस्ट का आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। ये इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा? प्रश्न है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है मीन्स दवा है। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि दवा कौन सी है? ब्रूफिन, पैरासिटामोल, बी कॉम्प्लेक्स
लीव 52। आप लोग बताइएगा, दवा का नाम बताइएगा। आप लोग जानते होंगे इसका आंसर। सही आंसर हो जाएगा आपका पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो है आपकी ये क्या है, दवा है। ठीक है, ये जो ब्रूफेन है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये दर्द निवारक दवा है, दर्द निवारक है दवा, आपकी औषधि है। बी कॉम्प्लेक्स क्या है, बी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें आपका ये प्रोटीन के लिए यूज होती है, जिसमें B1 से लेकर के B12 तक का प्रयोग किया जाता है शरीर को मतलब रक्षा प्रदान करने के लिए जो है। लीव 52 जो है आपका ये लीवर से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये रहा टेस्ट का अंतिम प्रश्न और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। प्रश्न हमारा क्या है भाई कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है, यानी जब दही का निर्माण होता है तो उसमें कौन ऐसा सूक्ष्म जीव है जो उत्तरदायी होता है। पहला ऑप्शन है एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रोवाइरस और लैक्टोबैसिलस। आप लोग बताइएगा कौन सा ऐसा जीव है जो दही निर्माण में सूक्ष्म जीव का काम करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब दूध को आप जो है दूध को 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे जब इसको गर्म किया जाता है, जब इसमें गर्म किया जाता है तो इसमें लैक्टोबैसिलस नाम का जो सूक्ष्मजीव है, जो जीवाणु है, ये उसमें बढ़ने लगता है। ठीक है, ये जो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है ये दूध में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और बढ़ने लगती है, जिसके कारण जो है दही का स्वाद क्या होता है, खट्टा होने लगता है। तो यही है लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण जो है दही निर्माण में हेतु सूक्ष्मजीव यही है जिसके कारण दही का जो स्वाद होता है वो खट्टा होने लगता है जब दूध को गर्म किया जाता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो आज इस क्लास में हम आपको जो है यूपीटीटी जो परीक्षा आपकी 2/2/2016 को हुई थी उसके 15 प्रश्नों का टेस्ट आज इस क्लास में हम आपको कराए। इसके जो बचे हुए 15 प्रश्न हैं हम अपनी अगली क्लास में कराएंगे। और हम आपको बता दें मेरे भाई, जब भी कोई आपको नई चीज मिले आप एक रफ बना लीजिए और नई चीजों को आप लिख लिया करिए, कहीं से कोई जानकारी मिले। ठीक है, अगर आप पहले से उन सब चीजों को जानते हैं तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी नई जानकारी आपके पास मिल रही है क्लास से तो उसको जरूर नोट कर लिया करिए। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो मेरे भाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस से जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको इस जाने से पहले एक प्रश्न मैं आपको दे के जाऊंगा, इसका आंसर आपको बताना है। ये जो है आपका 16वां नंबर का प्रश्न है जो यूपीटीटी 2016 में पूछा गया। अगर इसका आंसर आ रहा है मेरे भाई तो आप आंसर जरूर बताइएगा। प्रश्न हमारा है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की, यानी मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट्स बॉक्स माध्यम से जरूर बताइएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरे भाई, यदि यह क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारे बारे में 2 शब्द आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, अभी तक हमने आपसे कुछ भी नहीं कहा लेकिन जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसे